हेलो बच्चा पारी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मतलब 20 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारा क्या बोलते हैं PYQ सीरीज़। मैंने सोचा पहले एक PYQ रिकॉर्डेड दे दूँ तुम्हें, रिकॉर्डेड डाल दूँ वीडियो ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाए। उसके बाद फिर 20 से मतलब अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट आ जाते हैं लाइव के तो आई स्टार्ट आउट लाइव लाइव वाली तुम्हारा PYQ सीरीज़। सो ये जो PYQ 1 ये 2020 का निकाला है मैंने। सो चलो डिस्कस करते हैं। एंड इफ़ लाइव लिखा ना आया कमेंट्स में इतना ज़्यादा, मतलब देखो खुद फ़ायदा नहीं है 2-4 बच्चों को पढ़ाने का, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर 2-4 बच्चों में तुम कुछ सोचो कि कितना ही डाउट आ सकता है, कितना ही वो कर सकते हो तुम, है ना। इससे तो मैं रिकॉर्डेड डाल दूँ, वो जो जो हैं मेरे वो बच्चे जो मेरे को मेल भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो उन्हें तो फिर मैं पर्सनली भी फिर कमेंट वगैरह डाल दूँ, है ना। तो मैं तो सबके बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ कि अगर लाइव चाहिए तो फिर 20+ होगा तो मैं लाइव 20 जनवरी से लाइव स्टार्ट कर दूँगी, वरना रिकॉर्डेड तो डलेगा ही। चलो लेट्स स्टार्ट विद योर PYQ 1। हियर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। The total number of matches in a knockout tournament of 34 teams। यहाँ पूछ रहा है तुम्हारे कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे अगर नॉकआउट टूर्नामेंट है और टीम 34 दी हुई हैं। अब जैसे इफ़ यू रिमेंबर, पहले तुम खुद ही कमेंट करो कि क्या आंसर होगा इसका। कमेंट भी करते रहना नीचे तुम आंसर अपने, ठीक है। मैं पहला रिकॉर्डेड डाल रही हूँ। सो इट वुड बी योर 33 मैचेस। कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। रेड से लिखता, रेड से तुम्हें विजिबल रहेगा। चलो यहाँ बताते हैं। इफ़ यू रिमेंबर कि नॉकआउट का टूर्नामेंट में मैचेस निकालने का एक फार्मूला होता है। अब वो फार्मूला ही तुम अप्लाई करके डायरेक्ट लगा रहे हो। वैसे तो जैसे मैं तो खैर अब इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, सो आई कैन बाय क्वेश्चन सॉल्व इट, बिकॉज ये छोटा है, कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन का नहीं कि तुम्हें पूरा ऐसे निकालने हो, फिर बटा करना हो, देन क्वार्टर्स बनाने हो। सो यस, ओके। सो इसका फॉर्मूला था लाइक तुम्हारा टोटल मैचेस इज इक्वल्स टू n-1, इफ़ यू रिमेंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 34 - 1 इज इक्वल्स टू 33। अब ये 34 आई मीन n क्या है तुम्हारी, मतलब नंबर ऑफ टीम्स, योर नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है जी। समझ आया क्या यूज़ हुआ इसमें, क्या करा हमने। सिंपल था, कोई इतना हार्ड नहीं है इसको कितना सोचने वाला हो। हाँ, इसमें हमसे टोटल नंबर ऑफ मैचेस पूछ रहा है, नॉकआउट टूर्नामेंट है और 34 टीम्स दी हुई हैं। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, n-1 तुम्हारा 33। शुड एक्सप्लेन इट और राइट इट आउट। तुम्हारा n-1 होता है मैचेस का फॉर्मूला, ठीक है। तो कितना होगा 33, सिंपल है। 34 - 1 इज इक्वल्स टू 33, ठीक। आगे चलें, चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। द प्राइमरी गोल ऑफ इंटरमोरल कॉम्पिटिशन्स आर। 33 मार्क कराना मैंने, मुझे दिमाग में ये रहा कि 35 टीम्स थी। हाँ जी। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मास स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, या टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन दिलवाने के लिए, पार्टिसिपेट कराने के लिए और बच्चों की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, तो क्या होगा। इंट्रामोरल पहले बात करें इसकी, तो योर इंट्रा एंड म्यूरल। सो ये तुम्हारा होता है वॉल, ओ सॉरी, मतलब इस दोनों का मतलब होता है, इफ़ आई से इनसाइड द वॉल, इंट्रामोरल आर दोज एक्टिविटीज़ प्लेड इनसाइड द वॉल। एग्जाम्पल तुम्हारा हाउस गेम्स, डिपार्टमेंट गेम्स, ठीक जी।
तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ही चीज़, मतलब तीनों ही चीज़ प्राइमरी गोल होती हैं इंट्रामुरल कंपटीशन कराने के लिए। ठीक। थर्ड, द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर। शुगर क्या है? अ स्वीट। शुगर किस में है? अ स्वीट कार्ब कहते हैं हमसे, इट्स अ स्वीट कार्ब। ये फ्रूट्स में फ्रक्टोज के फॉर्म में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में लैक्टोज के में मिलता है, एंड सुक्रोज तुम्हारा जो तुम्हारा टेबल शुगर होता है वो उसमें मिलता है, लाइक योर हनी और सिरप्स, इन सब में। एंड इसका एक्सेसिव इनटेक होने से तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? योर ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड योर हार्ट डिजीज़ एज वेल। साथ साथ बताती चल रही हूँ ताकि शुगर नोट्स भी तुम्हारे बनते रहें। तो ये प्लांट्स में कैसे प्रोड्यूस होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है। विद जो इसके मेजर सोर्स हैं शुगर के, वो है तुम्हारा शुगर, जो प्योर बता रही हूँ मैं, शुगर केन और बीट्स। ठीक जी। एंड इफ़ आई से मोर अबाउट दिस शुगर के बारे में, तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज बता ही दिया मैंने। नेचुरल सोर्सेज के फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, हनी, मापल सिरप और डेट्स हैं। और जो एडिड शुगर होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऐड करी जाती है आर्टिफिशियल शुगर, दैट इज़ योर ब्राउन शुगर, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ठीक है। एंड इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब ये किस फॉर्म्स में आती है? शुगर भी कई फॉर्म्स में आती है। तुम्हारा वाइट शुगर जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, रॉ या ब्राउन शुगर जिसको मेरे ख्याल से हमारी देशी भाषा में तो उसको शक्कर कहा जाता है। शक्कर, गुड़ जो बनता है, गुड़ तो चलो सॉलिड फॉर्म हो गया, जैगरी हो गया वो तो ब्राउन शुगर में तुम्हारा ये शक्कर हो गया, हनी हो गया, कॉर्न सिरप हो गया, एंड योर जैगरी। ठीक। और बाकी अब अगर मैं ब्लड में बात करूँ, शुगर ग्लूकोज मतलब जैसे बोलते हैं, वो तुम्हारा जो रेंज होना चाहिए वो 4.4 to 6.1 एमॉल लीटर फास्टिंग होना चाहिए। मतलब फास्टिंग के टाइम पे तुम्हारा इतना होना चाहिए। खा लोगे तो बाद में तो और बढ़ जाएगा, बट नॉर्मल रेंज इतना होना ही चाहिए। एमएमऑल इज़ योर यूनिट गिवन फॉर मेजरमेंट हियर। ओके। एंड और इसमें अगर मैं बात करूँ तो टाइप 2 डायबिटीज़ का ज़्यादा केस होता है इसमें, एंड योर टूथ डिकेज ऑल्सो देयर। चलो अब इसमें बात करें, जैसे मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में बता दिया शूट कब है, तो आंसर तो पता ही चली गया होगा सीधा ही। सो इट्स आंसर इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक। चलें आगे। चलो जी। क्वेश्चन 4, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज़। ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, पढ़ाया था मैंने क्लास में भी। अगर मैं विटामिन की बात करूँ तो ये तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। यू हैव योर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, योर मैक्रो एंड माइक्रो। तो विटामिन तुम्हारा माइक्रो में आता है। एंड विटामिन सी मैं बात करूँ तो उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसको हम एस एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसका जो नाम है। एंड इट इज़ अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन, नेचुरली फूड में प्रेजेंट होता है और ऐड भी हो सकता है, एंड डाइटरी सप्लीमेंट से भी आ सकता है। अब ह्यूमंस अनलाइक देन मोस्ट एनिमल्स ये सिंथेसाइज कर पाते हैं विटामिन सी को, एंड डाइटरी कंपोनेंट में यूज़ कर पाते हैं। अब मैं बात करूँ तो ये विटामिन सी तुम्हारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, सेव करता है तुम्हारी सेल्स को डैमेज होने से। एंड इफ़ आई से मोर अबाउट दिस इज़, ये ब्लड वेसल्स फॉर्म करता है, कार्टिलेज बनाता है, मसल भी बनाता है, एंड कोलेजन भी बनाता है तुम्हारे बोन्स में। एंड विटामिन सी को हम एक एज अ टाइप ऑफ हीलर कह सकते हैं, क्योंकि हील करता है चीज़ों को, वॉन्स को भी हील करता है। सो इसका जो मेन सोर्स है दैट इज़ गुआवा। गुआवा इज़ योर अमरूद। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ है हमारा, विच आसन इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो अगर मैं बीपी की
पहले बात करूँ अगर इसमें, बिकॉज इसमें दो चीज़ें, आसन भी और तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी। आसन तो तुम्हें पता है, अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पोजीशन टू कैरी, ठीक जी। एंड अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो ब्लड प्रेशर है द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट आर्टरी वॉल्स, मतलब वो फोर्स जो ब्लड को, तुम्हारा जो हार्ट वॉल्स होती हैं उसको पुश करता है ब्लड को। द फोर्स ऑफ ब्लड मतलब ब्लड तुम्हारी कितनी फोर्स से उन आर्टरी वॉल्स को पुश कर रहा है। ये दो टाइप के होते हैं, इट्स योर सिस्टोलिक एंड योर डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एंड योर डायस्टोलिक मतलब ऊपर वाला बीपी नीचे वाला बीपी। इफ़ आई से अबाउट योर सिस्टोलिक, इट्स योर हार्ट बीटिंग, मतलब जब तुम्हारा हार्ट बीट करना स्टार्ट करता है। एंड डायस्टोलिक में अगर मैं बात, इफ़ आई टॉक अबाउट डायस्टोलिक, डायस्टोलिक इज़ तुम्हारा हार्ट रेस्ट पे जो है। सो अगर मैं इनकी मेजरमेंट में बात करूँ तो इट्स 120 अबव 80, मतलब 10 ऊपर लेके चलते हैं एंड 10 नीचे ही लेके चलते हैं। 20 हो जाता है सम केसेस में, इट डिपेंड्स ऑन द मशीन यू आर यूजिंग। अब अगर मैं और बात करूँ तो सिस्टोलिक, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसको हम हाइपर टेंशन कहते हैं, जो तुम्हारा रेंज करता है 130 अपॉन 130 डाउन 80 mmHg। mmHg होता है तुम्हारा मर्क्यूरी, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। और इससे तुम्हारे हार्ट डिजीजेज, स्ट्रोक और किडनी इश्यूज बढ़ते हैं। एंड नीचे वाले में इट्स योर हाइपोटेंशन। हाइपर है तो ऊपर है, हाइपो है तो नीचे है। सो इट्स बेसिक एंड ईजी। एंड अगर मैं और इसमें बात करूँ, तुम्हारा नॉर्मल बीपी रेंज इज़ 120 to 80, 10 ऊपर 10 नीचे। एंड सिस्टोलिक में इट्स 120 129। एंड डायस्टोलिक में अगर 80 है तो ये एलिवेटेड है, मतलब बढ़ा हुआ है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन स्टेज 1 और स्टेज 2 ये तो तुम आगे पढ़ोगे, इट्स नॉट है मगर मैं बताऊँ भी यहाँ पे। और बाकी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीपी तुम्हारा साइलेंट किलर भी, मतलब वी कॉल ब्लड प्रेशर एज साइलेंट किलर, क्योंकि इसमें कोई सिम्टम नहीं दिखता है, बस रेगुलर चेकअप से तुम्हें पता चलता है। एंड इससे जो तुम्हारा मेजर रिस्क आता है वो आता है तुम्हारा हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर एंड तुम्हारा विजन प्रॉब्लम्स। अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? बाय अ गुड डाइट, जिसमें हम सॉल्ट कम खाएं, पैकेट फूड या प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, वेजीज ज़्यादा खाएं। एक्सरसाइज अप्रॉक्स 150 मिनट्स पर वीक होनी चाहिए। लाइफस्टाइल में डू नॉट स्मोक, डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल, स्ट्रेस को मैनेज करो। मेडिकेशन में अगर एक्सेस हो चुका है तो यू शुड यूज़ ACE इनहिबिटर्स एंड बेटा ब्लॉकर्स, ठीक है। एंड ये रेगुलर चेकअप से तुम्हारा ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है ओवर द टाइम, सही भी हो सकता है। एंड इफ़ रेयर केसेस में वो ज़्यादा होता है तो इट्स मेडिकेटेड, वरना ये बिना मेडिकेशन के भी ठीक हो जाता है बाय योर डाइट एंड दिस स्टफ। आसन मैंने बता दिया है, अ पोजीशन टू बी फॉर्म फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच आसन इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर, मतलब ऐसा कौन सा आसन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल या नॉर्मल रखता है। जब मैं आसन वाला चैप्टर पढ़ा रही थी, मैंने उसमें भी तुम्हें मतलब वो जो जितना भी तुम्हारा अस्थमा वगैरह दिया हुआ था उन सब में मैंने ये बोला था कि इन सब में कॉमन 4-5 तुम्हारे आसन है, वो याद कर लोगे तो तुम चारों पांचों बीमारियों में लिख सकते हो, क्योंकि वो कॉमन है। मैंने भी यही ऐसे ही याद करके लिखे थे। और मैं क्वेश्चन क्या आंसर करूँ, तो क्वेश्चन का आंसर है तुम्हारा शवासन। Savasana is a particular person is lying down on the floor on the mat straight, मतलब बिल्कुल ढीला छोड़ के लेटे हुए हो। इट्स द डायग्राम जो तुम एग्जाम में बना सकते हो, MCQ में नहीं, वैसे क्वेश्चंस में जहाँ तुम्हारा थ्योरीटिकल है। नाउ लेट्स मूव। गोमुखासन, चक्रवाना एंड मत्स्यासन आर हेल्पफुल इन क्योरिंग विच डिजीज़। सी मैंने यही बोला था कि 4-5 याद कर लोगे ना तो कई सारी बीमारी एक साथ ही तुम्हें याद हो जानी है कि अच्छा इसमें तो ये कॉमन ही है तो यही लिख के आएंगे। मैं अगर तुम्हारा गोमुख आसन की बात करूँ पहले, क्योंकि आसन तो मैंने बताई दे, एक पोजीशन में तुम बैठ रहे हो। गोमुख आसन होता है तुम्हारा जब तुम, इसको हम काउ फेस पोज भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज योर, याद रखो ये डबल नेम से भी आता है, काउ फेस पोज जो तुम्हारा। गोमुख आसन तुम्हारा होता है, इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो
मतलब जिसमें एक इंसान बैठा हुआ है, ये घुटना एक यहाँ है एक यहाँ है, एंड तुमने हाथ पीछे से क्रॉस कर रखे हैं, मतलब ओवर द शोल्डर, मतलब पीछे हाथ करके दोनों पकड़ने का ट्राई कर रहे हो तुम, वो होता है गोमुख आसन। इफ़ आई टॉक अबाउट चक्रवाना, चक्रवाना कंफ्यूज मत होना, ये चक्रासन चक्रवाना क्या है, ये सेम ही है, चक्रवाना भी कहते हैं। चक्रवाना इज़ वेयर यू फॉर्म डी, ठीक है जी, वेयर यू फॉर्म डी। एंड अगर मैं बात करूँ मत्स्यसेन, तुम्हारा मत्स्य आसन जो होता है वो तो तुम्हारा मतलब इसी पोर्शन में ऐसी प्लोथी मार के बैठने के बजाय पीछे की तरफ अपने हेड को फ्लोर की तरफ टच कर देना और हाथों से तुम्हारे टोस को पकड़ना, दैट्स मत्स्यसेन। अब ये तीनों आसन जो कॉमन है एक बीमारी को क्योर करने के लिए, एंड इट्स बेस्ट, आपको भी करना चाहिए, आई ऑल्सो परफॉर्म देम, इट्स बैक पेन। ठीक है, चलें आगे। अगर मैं और वाक्य में बताऊँ तो फिर वही है ना कि तो ये तुम 3 4 5 याद कर लोगे ना तो तुम्हें सबको पता चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when child is not able to adjust within society or having no friend is suffering from, ये तुम्हारा साइकोलॉजी वाले चैप्टर का है, ADHD, ASD, ODD, OCD। shall I shall I just tell you the full form of these if you want? मतलब देखो, अगर मैं एक सिंगल एक्सप्लेन करूँ तो आगे के क्वेश्चन भी तुम्हें आंसर हो जाएंगे, विल आई नॉट डू, बिकॉज थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए, इट वुड नॉट बी लाइक दिस, ठीक जी। अगर इस चीज़ में बात करूँ तो एक तुम्हारा आर्ग्यूमेंटिव डिसऑर्डर है, एक तुम्हारा एनजाइटी डिसऑर्डर है, एक तुम्हारा रिसीविंग एंड रिस्पॉन्ड वाला चीज़ है। तो अगर मैं तुम्हें चलो बता ही देती हूँ, व्हाट डू यू से, शैल आई? इफ़ आई टॉक अबाउट योर ADHD, तो तुम्हारा ADHD होता है अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। शैल आई राइट? नहीं, तुम खुद लिखो बिकॉज बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आई विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। शैल आई? चलो लिख ही दूँ यार। अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सेकेंड है तुम्हारा ASD, इट्स योर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर सब में लगा लेना, ठीक है। ODD की बात करूँ तो अपोजिशनल डेफिनाइट, इट्स नॉट डेफिशिएंट और डेफासाइंट, इट्स डेफिएंट। स्पेलिंग वो रखना, सबसे ज़्यादा इसमें ही गलती होती है। OCD इज़ योर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इस अगर मैं तुम्हें इसमें चलो और एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो ADHD तुम्हारा हाइपर एक्टिविटी है, नाम से ही पता चल रहा होगा, लर्निंग इश्यूज होते हैं, फोकस एक जगह नहीं हो पाता है। और ASD में तुम सोशल कम्युनिकेशन में थोड़ा चैलेंज रहता है। ODD तुम्हारा तुम मतलब गुस्से में रहते हो या डरे रहते हो या आर्ग्यू ही करते हो, मतलब बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहता। OCD को हम एक ऑब्सेशन कह सकते हैं, मतलब एक लाइन में ही रखे होने चाहिए सामान, एक आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ऐसी वाली, हाथ धोना ही धोना है हर चीज़ करने के बाद, ये चीज़, ठीक है ना। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, समझ आ गया कि मैंने, क्योंकि इसमें खुद ही बता दिया आंसर, मतलब इन अ शॉर्ट टर्म सोशल एंड सफरिंग होती है, तो यहाँ पे इट्स टॉकिंग अबाउट योर सोसाइटी, सोसाइटी इज़ योर सोशल से रिलेटेड, तो सोशल से तुम्हें दिक्कत हो रही है, इट्स योर OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। Now let's move on to the next question. Cognitive disability may cause difficulty in which of the following activities? Reading, writing, mathematics या all of the above? Cognitive disability में अगर मैं बात करूँ, ये सब तुम्हारा चैप्टर तो समझ आ रहा होगा ना, तो क्वेश्चन से पता चल जाता है चैप्टर कौन सा है तुम्हारा। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में अगर मैं बात करूँ तो ये तुम्हारी थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी,
या प्रॉब्लम सॉल्विंग या जजमेंट, या मतलब जो तुम्हारी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है ना, इसका एग्जांपल तुम्हारा ADHD भी है। एंड एक एग्जांपल अगर मैं डिजीज़ के उसमें बताऊँ तो एल्जीमियर्स, याद रखना। इसका एग्जांपल है एक, ठीक, मतलब तुम्हें मेमोरी लॉस हो गया, कॉम्प्लेक्स टास्क तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे, थोड़ा जेनेटिक्स भी हो सकता है, ब्रेन इंजरी के थ्रू भी हो सकता है, वजह से भी हो सकता है। मेन सिम्टम्स तो इसके यही होते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होती है, जजमेंट अच्छा नहीं कर पाते हो, डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाती है, टास्क करने में डिफ़िकल्टी होती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। एंड इसके टाइप्स होते हैं तुम्हारा इंटेलेक्चुअल, न्यूरो डेवलपमेंट, एक्वायर्ड, न्यूरोडेनजनरेटिव एंड अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे जेनेटिक्स है, क्रोनिक कंडीशन है, डायबिटीज़ है, तुम्हारा हाइपरटेंशन है, तुम्हारे लाइफस्टाइल के रिलेटेड भी हो सकता है। मैनेज कैसे कर सकते हैं? पहले ही अर्ली स्टेज पे पता चल जाए, एजुकेशन और थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं। मतलब ऐसा अडप्टिंग इन्वामेंट बना सकते हैं ताकि उनके लिए जो बैरियर्स हैं वो कम हो जाएं। मेडिकल मैनेजमेंट अच्छा रख सकते हैं, लाइक तुम्हें मतलब उन्हें हेल्दी डाइट, सोशल एंगेजमेंट ज़्यादा कराएं, स्लीप अच्छी दें, मतलब जितना भी ऐसा सब्सटेंस है जो उन्हें दिक्कत दे रहा है वो हटा दें। सो ये है, ऑटिज़म भी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ब्रेन इंजरी एंड ADHD है। एक है तुम्हारा डायलेक्सिया। यही है, मतलब ये तुम्हारे माइल्ड टू सीवियर, किसी पे भी कितने भी उस पर रेंज ऑफ पे बताऊँ तो तुम्हारा ये अफेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें इस टर्म से रिलेटेड एक एग्जांपल दूँ, तो तुम्हारी जो मूवी है ना तारे ज़मीन पर, वो इसी से थी। उस बच्चे को जो दिक्कत थी वो यही थी कि उसको पढ़ने लिखने में मतलब दिक्कत होती थी, इतना वो सोच नहीं पाता था। तो ठीक है, तो आंसर इसका है ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज रीडिंग राइटिंग है, मैथमेटिक्स तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व का हो गया, लिखना पढ़ना, तो आंसर है तुम्हारा ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट इज़ योर मेनार्क और मेनार्च, या कुछ बच्चे से मेनार्च छ लगा के भी पढ़ते हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट योर मेनार्क, समझ आ रहा होगा किस फेज़ में हम बात कर रहे हैं इधर। वी टॉकिंग अबाउट योर menstruation टाइम पीरियड ऑफ, लाइक स्टॉप स्टार्ट वाला कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ याद आ रहा होगा। अगर रिवीजन करिए तो ऑफ कोर्स यू मस्ट बी हैविंग अ मिक फॉर दिस थिंग। एंड चलो बात करती हूँ मेनार्क क्या होता है। सो योर मेनार्च इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल प्रोसेस, या पीरियड्स कह सकते हो तुम। मतलब ये फ़ोटो इसलिए लगाई है ताकि वो तीनों फेस तुम याद रख सको, मेनार्च, मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज, कौन से एजेस में क्या होता है वो भी याद रखना। दिस फोटो इज़ इम्पॉर्टेंट, नोट कर लो। सो मेनार्च होता है तुम्हारा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, एंड ये तुम्हारा स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी इन अ गर्ल, या तो गर्ल्स का रिप्रोडक्टिव ईयर कह सकते हैं, यहाँ से फेस वो स्टार्ट होता है। अकर ये जो करता है वो यूजुअली, पहले तो 11-12, पहले हम 14 to 15 रखते थे, अब तो और घट गया है, लाइक 11-12 हो गया, बहुत 19 to 16 एक एवरेज मान के चलते हैं, अराउंड 12। ये तुम्हारी जेनेटिक्स से डिफाइन होता है, तुम्हारी न्यूट्रिशन से, एंड तुम्हारा कैसा इन्वायरमेंट है। एंड ये तुम्हारे बॉडी हॉर्मोन्स को सिग्नल्स करता है, लाइक तुम इरेगुलर हो, अनओवुलेटरी साइकिल्स चल रहे हैं, थ्रू दिस फर्टिलिटी इज़ पॉसिबल। फर्टिलिटी समझ आता है? ड्यू टू दिस प्रोसेस यू कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है जी, ये नहीं होगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस। द तो द फर्स्ट इंस्टेंस, या पहला, देखो मैं सिंपल वर्ड्स में बोलती हूँ, कोई शर्म वाली बात नहीं, कोई कुछ नहीं, नो अ टाबू और नथिंग, इट्स कॉमन, इट्स अ प्रोसेस गिवन बाय गॉड गिफ्टेड, एंड कुछ भी मानो एक बायोलॉजिकल थिंग है। नो नीड ऑफ लाफ और नथिंग, कुछ हंसना मजाक कुछ नहीं है। मैनार्च अगर मैं बोलूँ तो जब तुम्हारा गर्ल्स का सबसे पहला पीरियड स्टार्ट होता है, लाइक इफ़ आई एम 12 नाउ, अभी मैं आज मैं 12 साल की हूँ, परसों मुझे पीरियड्स आ गए। सो पहली बार, मतलब मुझे पता भी नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये वो चीज़ है।
द फर्स्ट डे जब तुम्हारा ब्लड थ्रू योर वजाइनल एक्सेस बाहर आता है फर्स्ट टाइम, दैट इज़ मेनार्स। मतलब अब तुम प्यूबर्टी की एज में जा चुके हो, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो करेंगे, वो हार्मोन्स ग्रो करेंगे एंड चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे बिहेवियर में भी, तुम्हारा फिजिकली भी, तुम्हारा इमोशनली भी। एंड ये तुम्हारी एवरेज एज मैंने बताई दी है 12.5 साल कुछ मान के चलो। जनरली अब तो 9 से 16 भी गिनने लगे हैं। वो तो तुम्हारे जो फैक्टर्स इनको इन्फ्लुएंस करते हैं वो तुम्हारा जेनेटिक्स है, न्यूट्रिशन है, बीएमआई है, तुम्हारी एक्सरसाइज कितना है, तुम सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसे हो, एंड मतलब इन्वायरमेंट से भी कहते हैं इसको। मतलब एक मैं अगर तुम्हें एक और टाइम लेवल में बताऊं अर्ली लेट के हिसाब से, तो वेरी अर्ली जो एज है वो तो बिफोर 9 है, और अगर लेट एज है तो उसको हम आफ्टर 15 गिनते हैं। मेडिकल इवेल्युएशन से ही पता चला है ये। लाइक हार्मोनल डिसऑर्डर एंड एंडोक्राइन डिस्क्रप्शन की वजह से होता है। किसी को बहुत जल्दी हो जाता है, किसी को बहुत लेट तक होता है जाके, किसी किसी को तो 17 ईयर्स का होता है तब जाके भी होता है। तो टोटली डिपेंड्स तुम्हारे इन सब चीज़ों पे। एंड अगर मैं बात करूँ कि इसमें क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं हम, क्या चीज़ होती हैं, लाइक योर हार्मोनल शिफ्ट, मतलब जैसे तुम्हारा हाइपोथैलेमस, योर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, योर ओवरीज, योर FSH, योर LH, योर एस्ट्रोजन, ये सब चीज़ दिखती हैं, चेंज हो रही हैं। मतलब अंदर पता चलती हैं, बाहर नहीं दिखती हैं मैडम। बाहर तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस दिखता है, लाइक ग्रोइंग योर तुम्हारा चेस्ट इंक्रीज होना, तुम्हारे हिप्स इंक्रीज होना, योर प्यूबिटी हैज़ दिस काइंड ऑफ स्टफ। फर्स्ट साइकिल में बात करूँ तो बहुत इरेगुलर होता है, थोड़ा कम होता है बिकॉज स्टार्ट होता है, इट्स जस्ट अ ग्लिम्स जो तुम्हें बोलूँ अगर मैं। एंड बाद में जाके वो हैवी भी हो सकता है, मेंटेन भी हो सकता है। एंड कई बार ओव्यूलेशन से भी नहीं होता है स्टार्टिंग में। जो तुम्हारा ये एज है 9 से 9 to 12 वाला, इसमें ओव्यूलेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता, इसके बाद ही होना होता है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ ये तुम्हारा जो स्टार्ट है ना, ये तो अभी बनना स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जाके वो तुम्हारा एग डिसमिस होता है और ये सब चीज़ें। और इसका तुम्हारा सिग्निफिकेंस बताऊँ तो बायोलॉजिकल है और हेल्थ इंडिकेटर है। बायोलॉजिकल क्या है कि अगर तुम्हें पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं, इट्स गुड, तुम फर्टाइल विंडो खोल चुके हो, मतलब तुम उस रिप्रोडक्शन फेज में एक्सेप्शन हो, मतलब एक्सेप्ट हो चुके हो कि ओके यू कैन रिप्रोड्यूस। एंड थोड़ा रेगुलर आने में होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तुम्हारा रिस्क कितना है, ये सब चीज़ें इंडेक्ट करता है। तो ये चीज़ है। अब मेंस्ट्रुएशन की बात करूँ तो जो तुम्हारा 12 to 50 वाला होता है, मतलब ये स्टार्ट है, ये चल रहा है, और मेनोपॉज होता है जब वो रुक जाता है। व्हेन इधर तो तुम रिप्रोड्यूस कर ही देते हो, ओके, इन दिस एज यू रिप्रोड्यूस, इधर यू हैव मेनोपॉज, क्या ही होगा, मतलब उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। एंड जितना भी तुम्हारा बॉडी ग्रोन होना होता है हर पार्ट से, हर चीज़ से, हर इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, वो ग्रो हो चुका होता है। एंड देन इट स्टॉप्स, वो रुक जाता है। सो वो तुम्हारा मेनोपॉज कहलाता है। ठीक है जी, स्टार्ट, चल रहा है, एंड ख़त्म, रुक गया, इसके बाद नहीं होता। किसी किसी को हो जाता है, किसी किसी को 50 के बाद जनरली बंद हो जाता है, किसी किसी को 65 के थ्रू भी होता है, बट इतनी तो अब उम्र ही नहीं रहेगी, इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं लोग। सो या ठीक है जी, तो इसका आंसर है तुम्हारा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कर लो पहले। क्वेश्चन इज योर एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पी, अच्छा क्वेश्चन तो इधर था, सॉरी। मेनार्क इज डिफाइंड एज द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, मतलब फर्स्ट ग्लिम्स। ठीक है जी, आगे चले। यस, नाउ द क्वेश्चन इज स्कोलिसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद, स्कोलिसिस एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। पोस्चरल डिफॉर्मिटी मतलब पोस्चर में कोई प्रॉब्लम आना, टेढ़ा मेढ़ा, नॉकनी, फ्लैट फुट, ये सब चीज़ें। सो योर स्कोलिसिस में अगर बात करूँ, फोटो लगाया है मैंने, यू कुड अंडरस्टैंड कि स्कोलिसिस तुम्हारा स्पाइन से रिलेटेड होगा। स्कोलिसिस इज रिलेटेड टू योर स्पाइन। शेप दिख रहा है, शेप इज समहाउ योर दिस, मतलब क्या शेप बोलूँ, एस या सी शेप बोलूँ तो स्कोलिसिस इसे कहते हैं। एंड जेनेटिक्स से भी हो सकता है, ट्रीटमेंट भी हो सकता है। इसका जो कॉज होता है वो ज़्यादातर तुम्हारा
मतलब चाइल्डहुड से ही होता है, बाद में जाके ठीक कर सकते हो तुम एक्सरसाइज और इन सब से। इससे जो तुम्हारे सिम्टम्स हैं, जो दिक्कत होती हैं, वो ये है कि तुम्हारा शोल्डर लेवल अनइवन होता है, तुम्हारे वेस्ट हिप अनइवन होता है, एंड तुम्हारा एक शोल्डर मतलब थोड़ा बाहर की तरफ होता है, एंड एक तरफ को लटके रहते हो। रिप्स जो होते हैं, तुम्हारा रिप केस जो होते हैं, वो तुम्हारे अलग हाइट के होते हैं, एंड तुम्हारा बैक पेन बहुत रहता है। तुम्हारा कर्व मतलब अलग ही पता चलता है लोगों का, मतलब पीपल हैव दिस, इफ़ आई से दिस पॉस्चर, बट तुम्हारा ये होता है। सो मतलब तुम्हारा नहीं ना, स्कॉलरशिप आई एम सेइंग ऑफ। स्किन चेंज होते हैं, हेयरी पैचेस ज़्यादा होते हैं। नाउ ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, ऑब्जर्व करके तुम्हारा एक्सरे वगैरह से मॉनिटर करा सकते हैं। ब्रेसिंग होती है, ब्रेसिंग तुम्हारा मतलब इफ़ आई से इज ब्रेसिंग तुम्हारा प्रोटेक्ट करने के लिए तार वगैरह कसते हैं, एंड हुक थोड़ा बोल्ट वगैरह का काम होता है अगर बात बोलूँ तो। थेरेपी से भी हो सकता है, एंड इफ़ ज़्यादा दिक्कत है, इनसे नहीं क्योर हो पाती है, देन दे यूज़ सर्जिकल ऑपरेशंस। एंड इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, क्रॉनिक बैक पेन रहता है, ब्रीदिंग में भी दिक्कत होती है, बिकॉज तुम्हारी लंग्स इसमें एक तरफ से कंप्रेस हो जाते हैं, आर्थराइटिस हो जाता है स्पाइन में, तुम्हारी नर्व मतलब भिज जाती हैं, एंड तुम्हारी लेग्स में भी बहुत दर्द रहने लग जाता है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्कॉल्स इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू योर वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम इज अनदर नेम फॉर तुम्हारा स्पाइन। स्पाइन क्या होता है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी। ठीक जी, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, दोनों बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, दे वुड अच्छा आराम से पढ़ो। ठीक है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या होता है वो मैंने बता ही दिया। बॉडी के किसी भी पार्ट का टेढ़ा मेढ़ा या मतलब एक नॉर्मल से थोड़ा अलग होना, वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। ठीक, फुट और लेग अगर मैं इनमें तुम्हें बता दूँ, चलो यहाँ से बताते हुए चलते हैं। फुट एंड लेग में तुम्हारा नॉक नी हो गया, वेट मीरेज, इधर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हारा टायर्ड भाई, नॉक नी है, मतलब मुझे तो बुक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इतना मतलब आगे आई हैव स्टडीड इन दिस फील्ड, इतना आगे लाइक 10th-12th डन, ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट completed, now post graduation going on, so ऐसे में will be going on, so yeah, and नॉकनी है तुम्हारा, तुम्हारा फ्लैट फुट है, एंड योर बो लेग है, तो ये तुम्हारी ये दिक्कत है। हैंड से रिलेटेड मैं अगर बताऊँ तुम्हें तो यार मतलब हैंड की तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है, हमें तो मतलब आगे पढ़ाया जाता है, लाइक तुम्हारा क्लो हैंड होता है, ट्रिगर फिंगर होता है, हिट की चिट्स थम होता है जिसे हम जेड थम कहते हैं, स्वान नेक होता है, बटनैरियर डिफॉर्मिटी होता है, मैलेट फिंगर होता है, ड्यूप्रोट्रेन होता है, अल्नर होता है, बोकार्ड है, हेब्रिडन है, मतलब बहुत सारी हैं। हैंड का तो तुम इग्नोर करो क्योंकि हैंड तुम्हें नहीं पढ़ाया है, बोझ तुम्हारा यही 3 चीज़ का है। चलें अगला, पीछे सब कवर कर लिया हमने क्वेश्चन से, मतलब एक क्वेश्चन से देखो कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि लाइव अगर कमेंट करो तो मैं लाइव लूँ, तो तुम्हें मैं हैंड टू हैंड सारे डाउट तुम्हारे डिस्कस करा दूँ, बिकॉज एक ही क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन निकल जाते हैं। सिट एंड रीच टेस्ट की बात करूँ, मेजरमेंट वाला चैप्टर है, एंड तुम्हारा सिट एंड रीच टेस्ट, इफ़ यू रिमेंबर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ओ सॉरी नॉट कॉलेज, तुम्हारा ये ऑन गोइंग स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है, 11th-12th में फिजिकल प्रैक्टिकल में भी होता है, हमारे टाइम पे तो होता था, अब तुम्हारा पता नहीं, बट होता है प्रैक्टिकल्स के टाइम पे। तो इसमें क्या होता है, सिंपल तुम्हें एक राइट कलर कौन सा है वो दिखेगा इस पर एक ऐसा मतलब पट्टा होता है, हिंदी में बोलो तो बॉक्स होता है, यू सिट हियर, पैर बिल्कुल इससे जॉइंट होते हैं तुम्हारे, बैक स्ट्रेट, योर हैंड्स आर हियर। पहले तुम्हारा नॉर्मल तुम कितना स्ट्रेच कर पा रहे हो उतना देखते हैं, फिर तुम ऊपर करके हाथ लंबा सा सांस लेके स्ट्रेच करते हो और तब कितना पहुंच पाते हो, तो उसको सिट एंड रीच टेस्ट कहते हैं। एंड इससे तुम्हारी हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी, एंड कितना फार पॉसिबली तुम पहुंच सकते हो, ये रेंज ऑफ मोशन, होए 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 कौन सी बाबरी लिख दी ने, अरे एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड, अपने आप ही घूमे जा रहा है चलो जी, रेंज ऑफ मोशन, एंड और क्या बताऊँ इसमें,
तो हाँ, तुम्हें कम से कम 5 सेकेंड्स होल्ड करना होता है इस पोजीशन को जो तुम स्ट्रेच करके जाते हो। एवरेज अगर मैं बताऊँ तो इफ़ आई से यू अबाउट एवरेज वुमेन में तो 34 to 39 सेंटीमीटर होता है, मैन में 24 to 30 सेंटीमीटर्स होता है। इसमें अगर पुअर बताऊँ वुमेन में तो 27 to 33, एंड वुमेन में पुअर इज़ बिलो 19, बिकॉज उनके पैर बड़े होते हैं ना, ज़्यादातर देखा जाता है ऐसा कि पैर बड़े होते हैं, तो इस वजह से बॉयज़ की इतनी नहीं होती हैमस्ट्रिंग से। हाँ, तुम प्लेयर हो, तुम्हारे ऐसे हैं तो तुम्हारे तब तो हो जाएंगी, इतनी दिक्कत नहीं होती फिर। नाउ इसका आंसर है तुम्हारा सिट एंड रीच टेस्ट इज कंडक्टेड। समझ आ गया होगा, अभी बताया मैंने रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्सिबिलिटी को भी कहते हैं। सो या फ्लेक्सिबिलिटी, मोटर इंड्योरेंस तुम्हारा होता है रिलेटेड टू योर स्टैमिना। वैसे अलग होता है स्टैमिना एक टर्म, बट स्टैमिना में कंसिडर करते हैं। स्पीड है तुम्हारा शॉर्टर टाइम में कितनी चीज़ तुम कर पा रहे हो, एंड मोटर फिटनेस में तुम्हारी बहुत चीज़ें आ जाती हैं। इफ़ आई से अबाउट योर मोटर फिटनेस, तुम्हारा मोटर फिटनेस मतलब इसको न्यूरोमस्कुलर कहते हैं हम ज़्यादा, अगर मैं मेन बताऊँ तो तुम्हें एक ही वर्ड में बता दूँ, ख़त्म ही कर दूँ तो न्यूरोमस्कुलर, दिमाग और मसल्स का कॉम्बिनेशन जो चीज़ हो पाती है, लाइक योर स्केलेटल मसल, तुम्हारी स्पीड और पावर लाइक कैसे कंट्रोल में है तुम्हारे, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स योर बैरो फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड, नीचे बनाया हुआ है मैंने, समझ आ रहा होगा। इट्स अब जो तुम्हारा 50+ वालों को कराते हैं हम, इट्स फॉर योर ओल्ड लोगों का के लिए, इट्स परफॉर्म फॉर योर ओल्ड एज पीपल्स। तो ये तुम्हारी इसमें जो चीज़ होती है, तुम्हारी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होती है, जिगजैग रन होती है, एंड मेडिसिन बॉल पुट। ये 3 चीज़ का कोर मेन होता है इसमें जो होता है। अदर जो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं वो 60 मीटर का डैश हो गया, डैश इज़ योर स्प्रिंट, वॉल पास हो गया, सॉफ्ट वॉल थ्रो हो गया, ये होता है। तो ये तुम्हारे जो मेन चीज़ है इसमें याद रखने की वो ये है। इसका भी क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर हारोल्ड बी मै बी मैरो होने भाई, एक सेकेंड। हाँ जी, इसमें आई वाज सेइंग अबाउट दिस कि तुम्हारा डॉक्टर हेरोल्ड बी, ओए 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 ओए, फिर गलती होगी, वेट अ मिनट वेट अ मिनट वेट अ मिनट, हेरोल्ड एम बैरो, इन्होंने ये डेवलप करा था। इसका जो मेन था वो ओवरऑल फिजिकल कैपेसिटी, तुम्हारा जो इसका मेन एम था वो ये था, तुम्हारी ओवरऑल फिजिकल कैपेबिलिटी कितनी है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक उम्र के बाद भी। सो हाई स्कूल, वैसे नहीं ओल्ड एज के लिए नहीं बोलूँगी यार मैं इसे, आई विल नॉट से अबाउट दिस ओल्ड एज। ये तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा कॉलेज और स्कूल तो नहीं होता, स्कूल में तो वो तुम्हारा होता है, कॉलेज मानो या हाई स्कूल मानो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है तुम्हारा 600 मीटर रन। ये अलग से एक टेस्ट होता है, वॉक या रन वाला जो होता है, इफ़ यू रिमेंबर। तो इसका आंसर है ये। क्वेश्चन देखो क्या है, डज नॉट इंक्लूड है, यही गलती मत कर देना कभी तुम बैरो फिटनेस टेस्ट है, अच्छा अच्छा ये तो ये इसमें भी ये भी होता है, ये भी होता है, ये मार्क कर दो, और फिर तुम सोचो ये तीनों ही चीज़ होती हैं भाई, चौथा क्यों नहीं लिखा हुआ, या ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं दिया भाई, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना, डज नॉट इंक्लूड लिखा हुआ है, तो डज नॉट इंक्लूड है ये रहा, ठीक है यार, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के चलना प्लीज़। तो इसका आंसर ये है तुम्हारा 600 मीटर रन इसमें नहीं होता, ये एक सेपरेट टेस्ट होता है, स्कूल वाले बच्चों के लिए होता है ये, जो तुम्हें पीछे पीछे पढ़ाया मैंने शायद ना। हाँ, सिट एंड रीच टेस्ट होता है ना, इससे पहले कराता है हमारे, तो फिजिकल प्रैक्टिकल के टाइम पे कराते थे 11th-12th में इसको, 600 मीटर रन या वॉक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट पॉसिबल इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर। ये तुम्हारा सॉकेट है, बॉल एंड सॉकेट, दिस इज योर बॉल, दिस इज योर सॉकेट, ये कैसे मूवमेंट करा पा रहा है, ठीक है जी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, क्या कहता है, बॉल एंड सॉकेट में कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है, रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में तो बॉल सॉकेट का काम ही नहीं होता।
मतलब होता है पर इतना नहीं होता कि बॉल एंड सॉकेट का मेन क्या होता है, तुम्हें एक एंगुलर मोशन पे एक सर्कुलर मोशन पे घुमा सके। सर्कुलर से समझ आ रहा होगा रोटेशन। फ्लेक्शन क्या होता है, ये तुम खड़े हो, ये बाहर की तरफ। ओ सॉरी, फ्लेक्शन तो तुम्हारा, ये तो तुम्हारा एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन है तुम्हारा पास में, दूर हाथ है उनको पास लाना। फ्लेक्स एक्सटेंशन इज योर दूर जाना। ठीक है जी, चलें आगे। और तो कुछ नहीं है इसमें। बॉल एंड सॉकेट में अगर मैं तुम्हें और कुछ बताऊं फिजियोलॉजी वाले चैप्टर से निकाल के, क्या हो सकती है इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़। ओके हाँ चलो, ये चीज़ लिख, चीज़ तुम्हारा बॉल एंड सॉकेट जो है वो तुम्हारा साइनोवियल जॉइंट कहलाता है। लाइक योर स्फेरिकल बोन विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर। एंड इससे जो तुम, वैसे यार अगर मैं इफ़ आई से ना इन दिस क्वेश्चन, आंसर तो वैसे रोटेशन है बट ऑल ऑफ द अबव है। इफ आई से मूवमेंट पॉसिबल इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर, देखो यार अगर मैं आंसर की के हिसाब से बताऊँ ना, जो मैंने इस टाइम की देखी थी इसमें आंसर की, तो रोटेशन दिया हुआ है बट आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। बिकॉज रीज़न भी बताती हूँ। क्योंकि रोटेशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया, ये सब इससे हो पाते हैं, बस एंगुलर ही तो नहीं बन पाता इसमें इन दोनों में, बट होते तो हैं ही। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार मार्क करके चलेंगे। इसको हम और थोड़ा, मैं थोड़ा और तुम्हें रिसर्च करके कमेंट में बता दूंगी। सो इट कैन बी ऑल ऑफ द अबव एज वेल। इसको जस्ट लीव, इसका आई विल कमेंट डाउन। ठीक है, थोड़ा और कंफर्म करके बाय माई बैचमेट्स एज वेल, कभी उनका कुछ और हो कि भाई इस रीजंस की वजह से ये नहीं हो सकता ये आंसर। ठीक है, थक गए। चलो जी, ये एक तुम्हें टेबल दी हुई है, नाउ आंसर इट। मैच करने हैं लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को, और ये तुम्हारे सीरीज़ दी हुई हैं। हाँ जी बताओ, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वैसे इसमें कि क्या होता है कौन सा। ये है इसका आंसर 2413 2। व्हाट हैपन 2413, बताओ शुड आई एक्सप्लेन इट अप। अब्रेशन तुम्हारा कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर तुम्हारा जॉइंट इंजरी है। शोल्डर डिसलोकेशन तुम्हारा बोन इंजरी है। लैक ऑफ फिटनेस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। रुको जी, कुछ गलती हो गई, रुको 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 रुको, वेट अ मिनट वेट अ मिनट। इसका आंसर होना चाहिए यार, आंसर की के हिसाब से ही बता रही हूँ वैसे तो मैं तुम्हें, बट आंसर की गलत लग रही है मुझे को। इसका आना चाहिए अब्रेशन तुम्हारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, तो ये तो यहाँ आना चाहिए। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर तुम्हारा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देख, लैक ऑफ फिटनेस तो तेरा फोर्थ होगा, ये मतलब कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी है लैक ऑफ फिटनेस। शोल्डर डिसलोकेशन है तेरा जॉइंट इंजरी, तो 3 यहाँ आना चाहिए। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है तेरा बोन इंजरी, तो ये यहाँ आना चाहिए। सो आंसर विल बी योर 3 1 4 एंड 2। यार आंसर की भी मत जाओ, आंसर की डाउटफुल है, सही आंसर यही वाला है डैम श्योर, चाहे तो सर्च कर लो। ऑप्शन वगैरह भी उसी से ही करवाए हैं, बट तब भी पता नहीं क्यों आंसर की क्यों गलत कर रखी। नंबर फ्री के मिले होंगे वैसे तो उस टाइम पे, फिर उन्होंने होता है अगर क्वेश्चन और आंसर गलत होता तो यू गेट फ्री नंबर, चाहे तुम इनमें से कोई सा भी मार्क कर देते तब भी। तो इनमें से कुछ नहीं है, ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, मैं रीज़न बताती हूँ। आंसर की में तुम्हारा 2413 लिखा हुआ है, मतलब अब्रेशन को तुम्हारा कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी बता रखा है भाई, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगा। क्योंकि तुम्हारी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अब्रेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कह रही हूँ, कंटेंशन हो गया, ये सब हो गया। क्या होता है, जो तुम्हारी खरोच लग जाती है वो जगह से पे वॉन्ड बन जाता है,
ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एक टाइप ऑफ फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर ये कहाँ होता है, तुम्हारी हड्डी में होता है। शोल्डर डिसलोकेशन कहाँ होता है, मतलब शोल्डर डिसलोकेशन की ही बात करूँ तो वो जॉइंट पे होता है, तो ये एक टाइप ऑफ है। तो आंसर तो ये बनना चाहिए, ठीक है। ये रखो, जस्ट इग्नोर द आंसर की इग्नोर करो, ये है करेक्ट आंसर। अब बात करें बायोमैकेनिक्स हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये तो चैप्टर का ही सीधा नाम है, तो मैं इसका क्या ही बताऊँ, है ना। तो तुम्हारा बायोमैकेनिक्स होता है मैकेनिकल फोर्स कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अफेक्ट कर रही है, मतलब फिजिक्स के प्रिंसिपल से कैसे तुम्हारी मूवमेंट हो रही है उस चीज़ को समझना। इसमें इफ़ आई से इसमें मोशन को हम दो टाइप से पढ़ पाते हैं, एक है तुम्हारा काइनेमैटिक्स और एक है तुम्हारा काइनेटिक्स। काइनेमैटिक में तुम्हारे मोशन को डिस्क्राइब करा जाता है, काइनेटिक्स में वो फोर्स कैसे उस मोशन को पॉसिबल करा पा रही है वो पढ़ते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स भी होता है इसमें। तो दिस इज़ व्हाट बायोमैकेनिक्स इज़। सो बेसिकली क्या है, ये तुम्हारी मूवमेंट को जांचने के लिए, टू अंडरस्टैंड योर मूवमेंट, ठीक। एंड और क्या चीज़ बताऊँ जी इसमें तुम्हें, इससे तुम मूवमेंट के पैटर्न्स को, मतलब एक बंदा कैसे रिपीटेडली एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो देख सकते हो। जॉइंट्स पे कितनी फोर्स लग रही है, कितनी क्वांटिटी चाहिए, और वो देख सकते हो। फटीग तुम्हें ना हो, फटीग क्या होता है, फटीग होता है तुम्हारा थकावट जो जल्दी होती है तुम्हें या लेट होती है, वो फटीग होता है। एंड उसी हिसाब से तुम इन्वायरमेंट और इक्विपमेंट डेवलप कर सकते हो। बायोमैकेनिक्स का अगर मैं बताऊँ तो इससे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, जैसे वाई, हाउ, बायोलॉजिकल मूवमेंट कैसे हो गई भाई, स्पोर्ट्स साइंस हो गया, मेडिसिन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इन सब में ज़्यादा वो मतलब अप्लाई होता है ये चीज़। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है, योर क्वेश्चन सेज इन बायोमैकेनिक्स हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। टेक्निक इम्प्रूव कराने में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिज़ाइन इम्प्रूव कराने में, या परफॉर्मेंस। सो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव, सभी चीज़ होती हैं। अब बात करें, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कंटैक्ट, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंटैक्ट, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। फोर्स इस क्वेश्चन में, इसमें और क्वेश्चन निकाल के बताऊं, सो तुम्हारा फोर्स होता है किसी चीज़ का पुश पुल, किसी चीज़ पे तुम्हें पुश या पुल लगा रहे हो, मतलब तुम्हारी एनर्जी जा रही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, मतलब टाइप से समझाती हूँ मैं, इसके दो टाइप होते हैं तुम्हारा। मतलब सरफेस का नेचर कैसा है, और नॉर्मल फोर्स, रफ सरफेस है या बेसिक में बताती हूँ। चलो तुम्हें क्यों इतना मतलब आगे वाला क्यों बताऊँ, क्योंकि आई गेस तुम्हारे में इतना वो है भी नहीं है। अभी अगले तो आंसर ही बता दिया मैंने तो ये दोनों ही है, सो या बोथ ए एंड बी। अभी भी तो बताया मैंने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, सरफेस पे और तुम्हारा मटेरियल कैसा है ऑब्जेक्ट का, ठीक। मिल गया तो आंसर ही सीधा। चलो जी, लेट्स मूव ऑन। आंसर बताया मैंने बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पिटफुल्स ऑफ डाइटिंग। ये मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर से यही दो क्वेश्चंस निकलते हैं तुम्हारे न्यूट्रिशन चैप्टर से। ये मतलब उस न्यूट्रिशन चैप्टर से जो तुम्हारे ये डाइट को लेके कुछ है ना, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं। या तो ये पूछेगा फूड मिथ क्या है, या तुम्हारी पिटफुल ऑफ डाइट, पिटफुल इज योर डिसएडवांटेज, ठीक है। चलो जी, बात करें अब इसमें। तो फूड मिथ क्या है, मिथ है तुम्हारी अंध भरोसा, कि मतलब आलू खा के पानी पियो तो तुम फूलोगे, ये मिथ है, इससे कुछ नहीं होता। आलू खाओगे तो तुम मोटे होगे, मिथ है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। भूखे रहोगे तो वजन घटा लोगे, साइंटिफिक लॉजिक नहीं है कोई। एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे, उस एक्सरसाइज से तुम्हें ज़्यादा, मतलब एक्सरसाइज कम करोगे और ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारा एक लेवल ऑफ वो बढ़ेगा, कुछ नहीं है, दिस इज मिथ। तो फूड मिथ
क्या होती है? फूड मिथ इज़ अ स्टोरी जो हम बनाते हैं किसी पर्टिकुलर फूड इंग्रेडिएंट या किसी टाइप ऑफ डाइट को लेके, कि क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, ये क्वेश्चंस से बनती है। अब इसमें एग्जांपल्स पूछ रहा है फूड मिथ के, तो तुम लिख सकते हो कि एग खाने से तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, ट्रूली अ मिथ। पोटैटोज मेक यू फैट, गलत। फैट फ्री प्रोडक्ट से तुम्हें लूज वेट, मतलब लूज करने में हेल्प होती है, गलत। अगर तुम फ्रूट और वेजिटेबल्स को पील करके खाओगे, पीले छिलका उतार के खाओगे, तो तुम्हें कोई इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, गलत। हैविंग मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश, तो ये गलत। मतलब अगर फिश खाने के बाद एकदम दूध पी लो तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, गलत। कुछ कुछ केसेस में होता है जिसको उनको इंडिक्ट ही ये चीज़ बनने में दिक्कत होती है। स्टार्व योर सेल्फ यू वॉन्ट टू वेट लॉस, वजन घटाना है तो भूखे रहो, गलत। एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर, किसी किसी में डिपेंड करता है, हर किसी को नहीं होता कि खेलोगे ज़्यादा तो भूख ज़्यादा लगेगी, किसी किसी पे वेरियसली डिपेंड करता है। अब ये तो मैंने अभी तक इसका आंसर दिया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, पिटफुलनेस, इसका मतलब है तुम्हारा डिसएडवांटेज। तो देर आर नो एडवांटेज टू डाइटिंग, सिंपल सी बात है, डाइटिंग करने से कुछ नहीं है। हाँ, वेल मैनर डाइटिंग होता है कुछ। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि खाना ही नहीं खाना। डाइटिंग इज समथिंग विच यू हैव अ प्लान मैनर टू परफॉर्म इन अ होल डे, इन अ होल पीरियड ऑफ सम टाइम, ठीक है। तो साइंस ने ये प्रूव करा है कि डाइटिंग से तुम्हें फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारी फिजिक पे ज़्यादा दिक्कत देती है तुम्हें। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन जो इसका साइड इफेक्ट होता है डाइटिंग का, वो होता है तुम अपने बाल खोने स्टार्ट कर देते हो, यू स्टार्ट लूजिंग योर हेयर्स इफ़ यू डू डाइटिंग। डाइटिंग स्टार्विंग जो मैं बोल रही हूँ, प्रॉपर एक इन्हांस ऑफ डाइटिंग की नहीं बात कर रही, स्टार्विंग में बात कर रही हूँ। इफ़ और रीजंस दूँ तो डिप्रेशन आता है, किसकी वजह से? डाइटिंग इज़ वन अमंग देम। स्ट्रेस तुम्हारा और बढ़ता ही है, मेंटल और फिजिकली तुम अच्छे हेल्दी नहीं रह पाते हो। एंड अगर तुम कंटिन्यू डाइटिंग रखते हो लंबे टाइम के लिए, तो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम में दिक्कत आती है, तुम्हारे एफिशिएंसी नॉर्मल से डिक्रीज होने लगती है, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेट बहुत रुक रुक के होता है, एक अक्यूट वे में नहीं होता है, ठीक। खत्म। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज टाइप्स की बताई थी मैंने कैसी होती हैं, तुम्हारी कंपल्शन, रिस्ट्रिक्शन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू, ठीक है जी। स्पोर्ट्स इंजरीज ही हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज क्या है? इंजरीज तो मतलब चोट है, स्पोर्ट्स इंजरीज मतलब स्पोर्ट्स में लगी गई चोट, ठीक। क्वेश्चन टू क्वेश्चन निकला एक चीज़ और। चलो, एक्सरसाइज इज गुड फॉर बॉडी एंड विद द प्रॉपर प्रिकॉशंस स्पोर्ट्स इंजरीज कैन ऑफन बी प्रिवेंटेड। एक्सरसाइज बॉडी के लिए अच्छी होती हैं, पर अगर प्रिकॉशन से करो तो इंजरी से भी बचोगे। अब कैसे बचोगे? इक्विपमेंट्स अच्छे पहनो, सही पहनो, ठीक। एंड अगर लग गई है तो अपने हेल्थ केयर से जल्दी ही कांटेक्ट करो, लेट मत करो, खींचो मत चोट को। तो अगर इसमें और क्या लिखोगे तुम? कॉजेज, इफ, क्या हो गया ऐसे? कॉजेज एंड नीचे तुम कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, ये दो लिखना। यहाँ पे बताना स्टार्ट करती हूँ मैं। कॉजेज में लिखो इम्प्रॉपर या प्रॉपर ट्रेनिंग प्रैक्टिस की वजह से, गलत गियर्स ये तुम्हारे इक्विपमेंट्स गलत पहनने की वजह से, हेल्थ कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से, एंड तुम्हारा वार्म अप और कूल डाउन ना होने की वजह से, ये तुम्हारे कॉजेज हैं स्पोर्ट्स इंजरी के। एंड इसकी क्या टाइप्स या कॉमन इंजरीज जो होती हैं? मसल इंजरी, स्प्रेन या स्ट्रेन, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, जॉइंट इंजरीज या एसाइकल टेंडन इंजरी, ATI जैसे कहते हैं। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे ही क्लियर कर देती हूँ रादर देन गोइंग एंड मूविंग ऑन फॉरवर्ड। स्प्रेन और स्ट्रेन, स्प्रेन और स्ट्रेन में फ़र्क क्या होता है? स्प्रेन होता है तुम्हारा लिगामेंट पे। लिगामेंट क्या होता है? टीयर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर विथ जॉइंट्स योर बोन, मतलब एक थ्रेड लाइक एक धागा होता है जो तुम्हारी हड्डियों को जोड़ के रखता है, दैट इज लिगामेंट। लिगामेंट पे चोट क्या आती है? स्प्रेन। स्ट्रेन की बात करूँ, इसका एक बेसिक आइडिया जो तुम्हें याद रख सकता है स्प्रेन और स्ट्रेन में, स्ट्रेन मतलब
स्प्रेन और स्ट्रेन में जो तुम्हें इजीली डिफरेंस याद रखने के लिए इजी है वो ये है कि स्ट्रेन में टी आता है, तो ये याद रखना टी से तुम्हारा टेंडन है, तो स्ट्रेन तुम्हारे टेंडन पे आता है। ठीक, टेंडन, टेंडन क्या होता है, एक बोन से एक बोन अटैच्ड है, तो जो वो मूवमेंट, वो बीच का जो पार्ट होता है दैट इज योर टेंडन। डिसलोकेशन बताया था, हिप, शोल्डर, योर जॉ, इन पे आता है, नी। फ्रैक्चर्स तुम्हारे कई टाइप्स के होते हैं, ग्रीन स्टिक, ब्रोन ब्रोकन, डबल ब्रोकन एंड दिस। जॉइंट इंजरी जैसे तुम्हारा नी पे लग गया, नी पे तुम्हारा ACL, PCL, MCL, LCL ये आता है। शोल्डर पे तुम्हारा बॉल सॉकेट में आता है। एंकल पे तुम्हारा ज़्यादातर तो स्प्रेन ही आता है, कई बार स्ट्रेन भी आ जाता है। एंड एक्लीज टेंडन इंजरी क्या होती है, ये बहुत कॉमन, बहुत मतलब लगती है, इतना नहीं होता, टेंडन पे आती है जो चोट आती है, इनसाइड चोट होती है, बाहर नहीं दिखती, अंदर होती है, एंड तुम्हें बाहर बस इफेक्ट देते हैं, नीला पीला सूजन वाली जो होती है। चलो जी, 28th, with suitable examples explain the application of Newton's law in sports। न्यूटन्स लॉ 3 टाइप के होते हैं। पहला, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकंड, एक्सलरेशन को होता है। थर्ड होता है तुम्हारा मतलब नंबर काउंटरिंग मत देखना, मैं तुम्हें एक सिंपल उसमें बता रही हूँ। थर्ड होता है तुम्हारा कि क्या बोलते हैं, एक तो लॉ ऑफ इनर्शिया है तुम्हारा, एक है तुम्हारा इक्वल फोर्स वाला है, एक है तुम्हारा कि ऑब्जेक्ट स्टेज ऑन इट्स प्लेस अंटिल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। तो यही तीनों है, ये तीनों डिस्कस कर देना। पहला तुम्हारा लॉ ऑफ इनर्शिया है, बट ये तुम्हें एक्सप्लेन स्पोर्ट्स से थ्रू करना है, ठीक है। तो अगर मैं पहले की बात करूँ तो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसमें फुटबॉल का एग्जांपल दे देना कि फुटबॉल अपनी जगह पे तब तक रहेगी जब तक कोई और उसे आके मारेगा नहीं, एक जगह पे पड़ी रहेगी, वो खुद ही नहीं घूम रही होगी, ठीक। और ऑब्जेक्ट स्टेज ऑन इट्स पोजीशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। सेकंड है तुम्हारा इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। इसमें करना फुटबॉल का एग्जाम, तीनों में फुटबॉल का दे दो मैं कहूँ तो। सेकंड में बताऊँ तो जितनी तुम बॉल पे फोर्स लगाओगे उतना ही तो वो रिएक्शन देगी। तुमने धीरे मारा तो कम ही डिस्टेंस पे जाएगी, तेज मारा तो लंबे डिस्टेंस पे जाएगी, ठीक। थर्ड है तुम्हारा, सॉरी हाँ, ये थर्ड एक्शन एंड रिएक्शन वाला ये है। सेकंड है तुम्हारा कि मतलब force on an object is equals to the mass of object multiplied by its acceleration। ये कि अगर बॉल है, तुमने अगर कम फोर्स लगाया तो वो इतना ही गई, लंबा लगाया तो वो लंबा गई, ठीक है, इतना। इस वाले में एग्जांपल चेंज करना, सॉरी आई जस्ट मिक्स अप। इसमें तुम्हारा आएगा कि एक मतलब अगर ये 2 प्लेयर हैं और ये बॉल है, दोनों बॉल पे जा रहे हैं, एक्शन रिएक्शन ही है, दोनों ही पकड़ने जा रहे हैं किसको, बॉल को, ठीक। ये बताना है इसमें, कुछ नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस इन डिटेल एनी 3 टेक्निक्स ऑफ मोशन, मोटिवेशन। या इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है दैट इज योर डिफाइन बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन एनी 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट। चलो जी, 3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन डिस्कस करें। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन एक टाइप ऑफ टेक्निक है जो तुम्हें इन्हांस कराने के लिए इस्तेमाल होती है। 3 एग्जांपल दे दो, जैसे अचीव करते रहो तो तुम्हें साइन मिल रहा है कि अच्छा ठीक है कर सकता हूँ मैं। सेकंड, तुम ये दे दो कि तुम कुछ चीज़ करने के बाद इंजॉयबल, सेटिस्फाई रहते हो अपनी चीज़ से, ठीक है। थर्ड है कि कोच या फिर टीचर तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा है, या फिर एक चीज़ और लिख सकते हो कि तुम जीत रहे हो तो तुम्हें मेडल मिल रहा है, तो तुम्हें मोटिवेशन मिल रही है, ठीक। बैलेंस डाइट में बात करूँ, कंप्लीट फूड जिसे हम कहते हैं, वी कॉल बैलेंस डाइट एज अ कंप्लीट फूड। शॉर्ट टर्म के लिए बोलती हूँ अगर मैं इसे तो इसमें तुम्हारे एडुकेट अमाउंट में हर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होना चाहिए,
योर माइक्रो ऑल्सो एंड योर मैक्रो ऑल्सो। इसमें तुम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, बैलेंस डाइट, फिर न्यूट्रिएंट्स लिख देना, मैक्रो माइक्रो, फ्लो चार्ट बना देना, मतलब न्यूट्रिएंट लिखा, देन मैक्रो एंड माइक्रो, उसके बाद देन क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स में यू कैन राइट इज की एग्जाम्पल तुम्हारे प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स ये होने चाहिए। माइक्रो में तुम्हारे आयरन, क्लोरीन, सोडियम, कॉपर होने चाहिए। और इसमें तुम थोड़ा और डिफाइन कर देना, क्योंकि वो 4 माइक्रो पूछ रहा है। 4 माइक्रो में मैं बताऊंगा अगर तुम्हें, तो जो तुम याद रख सको वो आयोडीन है, आयरन है एंड क्रोमियम है। आयोडीन से तुम्हारे हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड वो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलप कर पाता है। आयरन से तुम हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है एंड इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया हो सकता है। क्रोमियम से तुम्हारी हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है एंड इसकी डेफिशिएंसी तुम्हें डायबिटीज़ करा सकती है। प्रॉपर वीडियो है न्यूट्रिएंट्स वाली चैप्टर की, उसको तो देख कर आना, वो इजी रहेगी तुम्हारे लिए। चलें आगे। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स टाइप। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन। पीछे एमसीक्यूज में भी मैंने ये चीज़ बताया था, रेंज ऑफ मोशन। तो फ्लेक्सिबिलिटी रेंज ऑफ मोशन की एक जॉइंट कितना मूव कर पा रहा है। 2 टाइप की होती हैं तुम्हारी, एक्टिव और पैसिव, ये टाइप्स, ठीक है। एक्टिव में क्या होता है कि जो तुम्हारा जॉइंट का मोशन है वो लॉन्गर रेंज में बिना किसी हेल्प से वो स्ट्रेच या फिर मतलब एक रेंज पकड़ पा रहा है, लाइक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बिना किसी हेल्प के कर रहे हो तुम। जो तुम्हारा इसके अंदर भी जो चीज़ आती है तुम्हारी, इस एक्टिव के अंदर भी तुम्हारी 2 आती हैं, स्टैटिक एंड सेकंड इज योर डायनेमिक। इफ़ तुम स्पोर्ट्स खेलते हो तो तुम्हें पता होगा इस टाइप की एक्सरसाइज भी करते हैं हम, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में बात करूँ तो अपनी पोजीशन पे रह के करना, मतलब डाइविंग, सिटिंग, लाइंग, ठीक है। डायनेमिक वॉकिंग, रनिंग, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह पे कर रहे हो तुम। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में बात करूँ तो जो तुम्हारा जॉइंट की मूवमेंट है वो कितनी ग्रेटर रेंज दे पा रही है पर किसी पार्टनर के साथ, मतलब एक हेल्प से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारी डेवलप करती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी तक आने का रास्ता पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है, इन शॉर्ट इफ आई से दिस। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सो या व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग एंड ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सर्किट ट्रेनिंग विद 12 स्टेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स। ये तो कंटिन्यूअसली आता है भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आता ही है, मतलब मेरे टाइम तक तो आया, आई डोंट नो अबाउट दिस टाइम बट आता है। सर्किट ट्रेनिंग क्या है, 1 टाइप ऑफ योर मेथड ऑफ ट्रेनिंग ही है। चलो जी, सर्किट ट्रेनिंग में बात करूँ तो ये बॉडी कंडीशनिंग के लिए होता है। हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स कहते हैं इसको हम, हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स। और जी इसमें हम कह सकते हैं ये तुम्हारी मस्कुलर इंडेरेंस बढ़ाने के लिए होता है, मस्कुलर इंडोरेंस बढ़ाने के लिए होता है। एंड इसमें कई सारी एक्सरसाइजेज इंक्लूड होती हैं। एंड सर्किट ट्रेनिंग तुम्हारी एक्सीलेंट वे है तुम्हारी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तुम्हारा स्टैमिना बढ़ाने के लिए। ये तो नाम से पता चल रहा होगा सर्किट ट्रेनिंग है तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इफ़ मैं बात करूँ ये तुम्हारा एक्सरसाइज बनाने की, तो इसमें क्या करना कि एक सर्कल बनाना ऐसे ऐसे, मतलब एक सूरज बना लेना, किरणें, और यहाँ पे कुछ भी एक्सरसाइज लिख लेना, लाइक रनिंग, जॉगिंग, स्प्रिंट, फिर लेट जाना, फिर लेट के एकदम भागना, फिर बेंच प्रेस, हाफ स्क्वाट, चिन अप, स्टैंडिंग जंप्स, मेडिसिन बॉल थ्रो, सिट अप्स, रनिंग ऑन द स्पॉट, रोप क्लाइंबिंग, ऐसे कुछ भी बना देना, बीच में सर्किट ट्रेनिंग लिख देना। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अच्छी रहती है, मस्कुलर एंड्योरेंस अच्छी रहती है, सोशल इंटरेक्शन ड्यूरिंग अ वर्कआउट, क्योंकि हंसते खेलोगे भाई, तेरे से नहीं हो रहा, तेरे से नहीं हो रहा, तो दैट्स थिंग, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ती है। एंड तुम्हारे डिजीज़ के रिस्क घटते हैं, स्लीप अच्छी आती है, क्योंकि इतना करोगे, इतना थक जाओगे तो नींद अच्छी ही आएगी। So let's move on to the second question. Draw a knockout fixture for 25 teams with all steps involved. उसने सीधा बोला है, सीधा सीधा मत कर देना, सारे स्टेप्स करके दिखाना। सो इसको कैसे निकालना है, फर्स्ट राइट योर नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल्स टू 25। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरा पूरा लिखना, नंबर ऑफ टीम्स, फिर ब्रैकेट में एन लिख देना, इट्स बिग एन, ठीक है ना। उसके बाद बाइट्स की बात
बाइट्स कह रही हूँ, 22 की बात करूँ तो योर 32 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 7 बाइज होंगे तुम्हारे। इसकी अलग वीडियो बना दूंगी, बाय वगैरह सीडिंग वगैरह कैसे निकालते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे बाय ये होता है कि जितनी तुम्हारी टीम है ना, बाय किसको देते हैं हम, जो या तो लास्ट टाइम विनर्स रहती हैं या एडवांटेज में होती हैं। आई शो यू अप कि इसका फिक्चर कैसे बनेगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू, इस पर नहीं दिखा पाऊंगी मैं। इट समहाउ विल बी लाइक कि तुम्हारा मतलब ऐसे 25 लिख देना, 1 से 25, तुम्हारा जो 13 और 14 है उसके बीच में एक लाइन बनाना, इस साइड से मैच कराना, इससे कर करके निकाल लेना। इसका मैं एक फ़ोटो आई गेस मैंने ऐड करा हुआ है, शायद से नहीं करा हुआ, चलो आई शो यू। इस क्वेश्चन को लीव करो, जब मैं फिक्सचर के ऊपर वीडियो बनाऊंगी ना और ये सब समझाऊंगी तब मैं तुम्हें ये सॉल्व करा दूँगी। वैसे मैंने पढ़ाते टाइम करा था सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फिजिकल एक्टिविटीज़ आर हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। CWSN वाला क्वेश्चन है एंड स्ट्रैटेजीज बतानी है। तो फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है CWSN बच्चों के लिए, ताकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हम बूस्ट करा सकें। बूस्ट और फन एक्टिविटीज़, ताकि वो सबसे इंटरेक्ट कर सकें, उनका सेंसरी एक्सपीरियंस स्टिमुलेट हो और फास्टर हो। ये तो हम ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए कर सकते हैं। सेरेबल प्लासी वाले बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इक्विपमेंट और इन्वायरमेंट उनके जैसा बनाएं, एजुकेशन ऐसी पढ़ाएं सक्स। और हाइपर एक्टिविटी जिसको हम ADHD कहते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएं कि उनकी हाइपर एक्टिविटीज़ को हम स्लो डाउन करके लोअर फिजिकल एक्टिविटीज़ कराएं। लाइक कोई ऐसी चीज़ जो तुम तो बहुत दिमाग लंबे टाइम कर पाओ ताकि वो काम हो सके। टॉयज़ गेम्स उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अडॉप्ट करें एंड उनकी मोबिलिटी के हिसाब से हम प्रोग्राम्स इन्वायरमेंट बनाएं, इंस्ट्रक्शंस भी उनके लिए इजीली बनाएं, यूनिवर्सल डिज़ाइन बनाएं ताकि हर टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट को अच्छे से काम कर सकें, पॉजिटिव एक आउटलुक इन्वायरमेंट रखें। नेक्स्ट, गिव योर आउटलुक ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। जस्ट रीड द क्वेश्चन, इंडियन वुमेन की बात कर रहा है, सिर्फ वुमेन्स की बात नहीं कर रहा है। इसमें हमें क्या बताना है, इंडियन वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कैसा रहा है स्पोर्ट्स के अंदर। तो अगर मैं एंशियंट पीरियड में देखूँ तो हमारा फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक 1896 एथेंस में हुआ था। एथेंस इज इन योर ग्रीस। हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अगर मैं वुमेन्स की बात करूँ, इंडियन वुमेन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ वुमेन्स की। फीमेल कैटेगरी ने 19th सेंचुरी में पार्टिसिपेट करा था। कितनों और 19th सेंचुरी में कितनी फीमेल ने करा था, 22 फीमेल ने, 22। एंड 1904 में 6 वुमन पार्टिसिपेटेड। आफ्टर 100 ईयर्स, मतलब जो तुम्हारा 2000 का कहाँ हुआ था, 2000 वाला, हाँ सिडनी में जो ओलंपिक्स हुआ था 2000 में, उसमें अप्रॉक्स 4096 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा था। पहले तुम्हें वुमेन्स का ही लिखना है, बाद में इंडियन वुमेन्स का लिखना है, ठीक है। तो वुमेन्स का ही बता रही हूँ अभी मैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में तुम्हारी 4637 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा था। अब इंडिया में बात करूँ तो 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी पहली ऐसी वुमन थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कहाँ, सिडनी ओलंपिक जो हुआ था। 1984 में PT उषा was very good in athletics, hence she could not win or something, but 1984 में फर्स्ट अपीयरेंस दिया था अपना। 2012 में बात करूँ तो लंदन ओलंपिक्स हुआ था जहाँ पे सानिया नेहवाल और MC मैरी कॉम को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। 2016 में बात करूँ तो ये ओलंपिक्स हुआ था जिसमें तुम्हारा साक्षी मलिक जो है उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। PV संधू को सिल्वर मिला था। एंड योर दीपा कर्माकर हैव अ न्यू डायमेंशन इन जिम्नास्टिक में एक हमारा फर्स्ट अपीयरेंस दिखा था जो अब तक नहीं था। तो लास्ट में बस ये लिख देना कि पास्ट डिकेड से पार्टिसिपेशन वुमेन्स की हर टाइम बढ़ती ही रही है एंड इक्वल आ चुके हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर रियो वाले में ही या लास्ट में 2024 वाला जो था शायद से, उसमें हाँ
तुम्हारा मेल और फीमेल का रेशियो बराबर आ चुका था, जहाँ पे तुम्हारा थीम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला था। बस, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। विच आसन विल यू सजेस्ट, ये तुमसे पूछ रहा है बैक पेन के लिए। उसका उसी का ही कुछ भी जो तुम्हें मैंने बोला ना 4-5 हैं, उनमें से याद कर लेना, वो सब में ही कॉमन है, तो उनमें से एक लिख देना। मैं तो जो बेसिक तुम्हें बताऊँ ना वो ताड़ासन बताऊंगी इजी जो इसमें पूछ रहा है, विच आसन्स पूछ रहा है, वैसे तो ताड़ासन है तुम्हारा। ताड़ासन लिख देना कि यू स्टैंड अप। वक्रासन है, और पहले तो ये लिख देना कि बैक पेन होता क्या है, तुम्हारी बैकबोन में होता है। एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है, डिपेंड करता है तुम्हारी ड्यूरेशन पे। मसल्स और नर्व्स और बोन्स जॉइंट्स पे दिक्कत पड़ता है तो देन लिख देना एक लाइन। और इससे क्या क्या हो सकता है बैक पेन से, योर अर्थराइटिस, साइटिका एंड ऑस्टियोपोरोसिस एंड अबनॉर्मल कर्वेचर हो सकता है। रैप्चर्ड डिस्क हो सकता है, जिसे हम डिस्क खिसकना कहते हैं हिंदी में, वो मसल्स पे स्ट्रेन पड़ सकता है। एंड इफ़ यू नो कैंसर भी होता है स्पाइन में, तो वो भी इसका कॉज हो सकता है। आसन दैट आई रिकमेंड फॉर द बैक पेन इज योर ताड़ आसन, जिसे हम संस्कृत में ताड़ कहते हैं, पाम ट्री जिसे हम कहते हैं। पता है, सीधे खड़े होते हैं, हाउ यू डू दैट, ऊपर अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं। सेकंड लिख सकते हैं हम वक्रासन, लेग्स को सामने रख के अपने बटेक्स थाइस की साइड में रख के, देन यू रेज योर मतलब अपने एक लेग को सीधा करके दूसरे को बेंड करते हो। पीछे मैंने फोटोज में बताया वैसे तुम्हें ये सब। बेनिफिट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस लिख देना। नेक्स्ट यहाँ लिख देती हूँ मैं, फॉर योर बेनिफिट वक्र आसन, एंड दूसरा मैंने क्या बताया, ताड़ आसन। चले जी। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ आ रहा होगा, दो चीज़ में हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट योर सांस और तुम्हारा दिल। तो द क्वेश्चन सेज कि क्या इफेक्ट्स हैं। अच्छा, एक्सरसाइज से तुम्हारी हार्ट रेट इंक्रीज होती है एंड ऑक्सीजन का तुम्हें अच्छा इनटेक मिलता है, मसल्स को एनर्जी मिलती है। स्ट्रोक वॉल्यूम तुम्हारा इंक्रीज होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि तुम्हारा ब्लड कितना पंप हो रहा है, एंड ज़्यादा ब्लड तुम्हें बॉडी को मिल पाता है, अच्छे से फ्लो करता है, एंड तुम्हारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, तुम्हारी हार्ट मसल्स स्ट्रेंथ ताकतवर हो जाती है, एंड योर हार्ट मसल्स बिकम मोर एफिशिएंट इन हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ये तो मैंने इसकी बताई है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर मस्कुलर सिस्टम, सॉरी, मस्कुलर सिस्टम में तुम्हारी क्या बोलूँ, मेनली ड्यू टू मसल अबिलिटी टू अडप्ट टू स्ट्रेस। ठीक है, अपनी मतलब एक पर्टिकुलर पेन या स्ट्रेन को तुम कितना रेसिस्ट कर पा रहे हो। इसका एग्जांपल हो सकता है ड्रिबलिंग द बॉल, मतलब तुम्हारी मसल कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी है। इसमें भी ये आता है कि ब्लड सप्लाई अच्छा होगा, ब्लड तुम्हारा 25 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से तुम्हें ऑक्सीजन वगैरह ये सब करा पाएगा। मसल फटीक तुम्हारा डिक्लाइन होगा। सो यार दिस ये तुम्हारे 4 क्वेश्चंस हैं। आई नीड आंसर्स इन द कमेंट्स। ओसीडी क्या है, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट कंडक्ट कराते हैं किस मेजर्स को लेकर। नेक्स्ट, एक्सलरेशन लॉ को क्या कहते हैं हम, और एंड अग्रेसिव बिहेवियर एक स्पोर्ट्स पर्सन इन्फ्लुएंस किस चीज़ से करता है। सो यार दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप यू लाइक इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लाइव भी कमेंट करना, लाइव चाहिए तो फ्रॉम 20 January we will do the live sessions for your PYQs. This was your 2020 PYQ. Hope you like it. Thank you. Bye bye. Follow for more.